हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 15 मई तक के अखबारों की सुर्खियों के बारे में, जो चुनिंदा सुर्खियां हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन ICGS बोलते हैं इसको, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज बीन कमीशन इन गोवा वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी डिजिटल कमीशनिंग की गई है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। पहले ऐसा डिजिटल कमीशनिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमीशनिंग नहीं की जाती थी। कमीशनिंग का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी नेवल शिप को, किसी को भी एक पर्टिकुलर रैंक या कमीशन प्रदान करना सेना में, यानी उसको सेना में इंड्यूस कर लेना, उसको इंडक्ट कर लेना उसमें कि आपने सेना में ले लिया है इसको। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी की शिप की डिजिटल कमीशनिंग हुई है। तो ये आपको बताना है कि कौन सा शिप है। ICGS सचेत, संपूर्ण, साकेत और शक्ति, चारों नाम ऑलमोस्ट एक जैसे लिए मैंने, तो यहाँ पर आंसर होगा ICGS सचेत। सचेत के अलावा यहाँ पर 2 बोट की और कमीशनिंग की गई है। तो भारतीय तटरक्षक बल के जो बोट हैं, इनका काम जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देना है। और ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये तटरक्षक बल है। तटरक्षक बल का मतलब होता है कि भारत की जितनी भी आप देखेंगे ये बाउंड्री है यहाँ से लेकर ये, तो इसकी रक्षा करना तटरक्षक बल का काम है। 1978 में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं भी कृष्ण स्वामी नटराजन हैं। कृष्ण स्वामी नटराजन, तो कृष्ण स्वामी नटराजन इसके डायरेक्टर हैं। 1978 में इसकी स्थापना हुई है और इन्होंने पहली बार किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसी कोस्ट गार्ड शिप को इन्होंने ये कमीशनिंग किया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना जो है यानी नेवी जो है, उसमें कोई शिप होता है तो उसको INS बोलते हैं, इंडियन नवल शिप, और यहाँ पर बोलते हैं ICGS, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि अवसंरचना कोष की स्थापना के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? तो आपको पता होगा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया जा रहा है, एक तरीके से वो बजट ही हो गया है पूरा। और इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में 7-8 लाख के उन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर दिए हैं। कल 5 लाख के किए थे, परसों 5,20,000 करोड़ के, और फिर और किए हैं उन्होंने। तो ये अलग अलग स्टेजेस में किए जा रहे हैं। तो आपको बताना है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने कितने रुपए दिए हैं। 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। तो इसका सही आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये उन्होंने बोला है कि फार्म ग्रेड इंफ्रा के लिए, और एग्रीगेशन जहाँ पर यूनिट्स होते हैं, एग्रीगेशन पॉइंट्स जहाँ पर होते हैं, जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, वहाँ पर ये करेंगे। और किस में इंफ्रा डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे आपको पता होगा कोल्ड चेन अगर हम बना दें तो कई सारे प्रोडक्ट्स को हम प्रोसेस करके दे सकते हैं, तो ये हो सकता है। फिर आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हार्वेस्ट कई सारी फसलों को करने के बाद में किसान कई बार कम दामों में उनको बेचता है, क्योंकि उसके पास उनको प्रोसेस करने के लिए और उसके बाद उसका मैनेजमेंट करने के लिए नहीं होते हैं। स्टोरेज यूनिट्स भी हो सकती हैं, वेयर हाउस वगैरह आप समझते होंगे, तो वेयर हाउस सेंटर्स की स्थापना भी इसमें की जा सकती है। तो ये सारा इंफ्रा जो है इसके थ्रू बनाया जाएगा। इसके अलावा इस 1 लाख करोड़, ध्यान रखिएगा 1 लाख करोड़ है, इसके अलावा एक 10,000 करोड़ का फंड और उन्होंने दिया है। ये 10,000 करोड़ है, ये 1 लाख करोड़ है। 10,000 का फंड उन्होंने और दिया है, और वो दिया है किसके लिए? MFE के लिए। अब MFE क्या है? माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हैं। ये माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, जो छोटे छोटे फूड एंटरप्राइजेस हैं, जो छोटा छोटा प्रोसेस करते होंगे। जैसे आपने सुना होगा कि जोधपुर की अगर हम ले लें तो कई सारे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, जैसे केरी पानी के लिए एक स्पेसिफिक पाउच वगैरह कोई बना रहा है, लिज्जत पापड़ कर रहा है, या दूसरा कोई जो जनरल आइटम कर रहा है, जो छोटे लेवल पर है और फूड प्रोसेसिंग या फूड इंडस्ट्री कर रहा है। तो 10,000 करोड़ जो उसके फॉर्मलाइजेशन के लिए दिया है। फॉर्मलाइजेशन का मतलब कि उसको सही तरीके से सेटअप करना, ताकि हमारे भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका सर्टिफिकेट देता है, उसको FSSAI बोलते हैं, FSSAI। इसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा उनको सर्टिफिकेशन मिल पाए। और आपको पता होगा कि जब सर्टिफिकेशन मिलेगा और सारी चीज़ें होगी, तो वो जो हमारे लोकल ब्रांड है, जो हमारे मोदी जी ने बोला है कि वोकल होइए लोकल के लिए,
तो वो भी एक इंटरनेशनल ब्रांड बन पाएंगे। तो ये इन लोकल ब्रांडों को फॉर्मलाइज करना, इनको कैपिटल प्रोवाइड करना और इनको सर्टिफिकेशन दिलवाना, ये सारी चीज़ें हैं। तो कृषि के लिए तो 1 लाख करोड़ है और माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ का इनका पैकेज है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस संस्था ने हाल ही में $1 बिलियन का पैकेज भारत सरकार को सामाजिक सुरक्षा प्रोग्राम के लिए दिया है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। $1 बिलियन का लोन जो है भारत को, $1 बिलियन का लोन भारत को 2 ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में दिया है। एक तो आपका वर्ल्ड बैंक है ही, और एक जो है वो आपका है NDB, इसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, या फिर आपने ब्रिक्स नाम सुना होगा। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 कंट्री है। तो ब्रिक्स बैंक या NDB एक ही बात है, दोनों ही सेम है। तो वर्ल्ड बैंक ने भी दिया है, NDB ने भी दिया, और दोनों ने सेम राशि दी है। अब अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक में जो आप जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं उसमें एक्चुअली 2 संस्थाएं हैं, एक है IDA और एक है आपका IBRD। तो जो IDA है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो ये भारतीय विकास अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है उसको हम सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं। और ये जो है जो पुअर कंट्रीज होती हैं वहाँ पर ये सॉफ्ट लोन का मतलब कम दर पर लोन देने का काम करता है। और ये जो IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो IBRD क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसलिए बनाया गया था ताकि जो इकोनॉमी या जो देश बर्बाद हो गए थे उनका पुनर्निर्माण किया जा सके। तो ये $1 बिलियन का लोन जो है दोनों मिलाकर देंगे। उसमें आपका $550 बिलियन का लोन, तो 550 बिलियन का ये जो है लोन इसके द्वारा दिया जाएगा और बाकी का जो है IBRD के द्वारा दिया जाएगा। तो ये सुविधा भारत को इनने दी है और ये कि लोन के रूप में है। इससे क्या क्या काम किए जाएंगे? इससे काम किए जाएंगे कि भारत के जितने भी लोअर इनकम ग्रुप हैं जो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, उनको DBT के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना हो सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको कोई सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसके थ्रू की जाएंगी। और अगर हम NDB की बात करें, ब्रिक्स बैंक की बात करें, तो ब्रिक्स बैंक ने भी $1 बिलियन का लोन दिया है इंडिया को। और ये जो ब्रिक्स बैंक है इसका हेडक्वार्टर है संघाई में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भारतीय हैं, उनका नाम है KV कामत। तो KV कामत भारतीय हैं और इस ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष हैं। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2014 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है इनसे रिलेटेड कुछ एडिशनल मैंने आपको बताई। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो वर्ल्ड बैंक है इसमें तो 2 संस्थाएं हैं, लेकिन आप वर्ल्ड बैंक अगर ग्रुप की बात कर लें, वर्ल्ड बैंक अगर आप ग्रुप की बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं, 2 तो ये है ही, एक तो वर्ल्ड बैंक में एक IDA तो है ही, IDA, एक IBRD है, ये 2 संस्थाएं तो है ही जिन्होंने मिलकर भारत को लोन दिया है। इसके अलावा एक संस्था है MIGA, MIGA, एक संस्था है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और एक संस्था है ICSID। ये 4-5 संस्थाएं मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाती है। और अगर सिर्फ वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उसमें IDA और IBRD है। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष तो आपको पता ही होंगे, डेविड मालपास, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं जो USA से संबंधित हैं, डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। और ये परंपरा ही मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष जो है अधिकतर या हमेशा अभी तक USA का ही होता है, और जो IMF है उसका अध्यक्ष यूरोपियन होता है। तो $1 बिलियन लोन दोनों संस्थाओं के द्वारा 1-1 बिलियन का दिया गया भारत को। इसके बाद देखते हैं कि चीन और पाकिस्तान जो है गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में एक बांध बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल चेंज है यहाँ पर, और आपको बताना है कि यह बांध किस नदी पर स्थित है। तो यह बांध है इंडस नदी पर, इंडस नदी यानी सिंधु नदी पर यह बांध स्थित है। और सिंधु नदी पर यह बांध स्थित है। यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम है, देखिए ये जो है नक्शा है भारत का, पाकिस्तान का, एक्चुअली ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है और ये भी हमारा ही जम्मू कश्मीर है जिसको हम POK बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसमें गिलगिट और बाल्टिस्तान ये क्षेत्र है हमारा। तो ये जो क्षेत्र है, अगर मैं आपको दूसरे मैप में दिखाऊं, ये यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये LOC है जो पाकिस्तान इधर पाकिस्तान के पास है, और ये इतना क्षेत्र जो है चाइना के पास है। तो ये हमारे पास है अभी सिर्फ, और ये इसको हम बोलते हैं POK। अब देखिए अब ये चाइनी यहाँ पर मिल रहा है और ये अफगानिस्तान है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये पाकिस्तान के पास नहीं होता तो हमारी बाउंड्री जो है ये अफगानिस्तान है,
और ये अफगानिस्तान ऐसे हो गया, भारत से बाउंड्री मिलती है लेकिन चूंकि ये क्षेत्र अभी हमारे पास नहीं है तो हमारे पास अफगानिस्तान की कोई बाउंड्री शेयर नहीं होती। अगर ये होता तो अफगानिस्तान की बाउंड्री हमारी 108 किलोमीटर की पड़ती है, और अगर ऐसा होता है तो हमारा सीधा जो है मध्य एशिया में सीधा यहाँ से संपर्क हो सकता है। और इसी का फायदा उठाकर चाइना जो है, यहाँ से आपको मैंने बताया भी था कि यहाँ से एक रोड बना रहा है जो ग्वादर पोर्ट पर जाएगा, जिसको हम CPEC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अभी क्या डेवलपमेंट है, चाइना यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में मिलकर एक बांध बना रहा है, और ये बांध जो है बहुत बड़ा बांध है, और इसमें करीब करीब 442 बिलियन की लागत से ये बांध बनाया जाएगा, ये रुपए में मैं बता रहा हूँ। और इसमें इस बांध को जो है सिंधु नदी पर, मैंने बताया अभी आपको, सिंधु यानी इंडस नदी पर ये बनाया जा रहा है। तो भारत को क्या प्रॉब्लम है इससे, भारत को ये प्रॉब्लम है कि ये जो एरिया है ये भारत अपना कहता है, हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और पाकिस्तान इसको अपना मानता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे एरिया में आप बांध बना रहे हो तो हमारी परमिशन के बिना, और हमारा जो भी क्षेत्र है तो वहाँ पर ये गतिविधियाँ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें की जा रही है। अब आपको थोड़ा और बता दूँ मैं, अगर इसमें देखिए, ये जो मैं बता रहा था आपको, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर 4 प्रांत है। 4 प्रांत का मतलब 4 राज्य, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, और ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है इसको खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, खैबर पख्तूनख्वा। और इसके अलावा ये इस्लामाबाद जो है, ये समझ लीजिए उनका यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और ये जो इतना सा पोर्शन दिख रहा है ये भारत का ही, एक्चुअली आज़ाद कश्मीर इसको वो बोलते हैं, इतने को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। और ये दोनों क्षेत्र जो है आप बोलेंगे कि ये दोनों क्षेत्र, इसको थोड़ा मिटा दें, आपको और अच्छे से बता देता हूँ। ये भारतीय क्षेत्र है जिसको वो बोलते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान है, ये गिलगित बाल्टिस्तान है, और ये भी भारतीय क्षेत्र है जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। तो ये उन्होंने बोल रखा है कि स्वतंत्र क्षेत्र है, यानी ऑटोनोमस रीजन है। वो अपने संविधान में इनको दिखाता नहीं है, इस तरीके से दिखाता है कि ऑटोनोमस रीजन है और ये भारतीय है हमारे अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग वो मानते नहीं है। तो भारत पाकिस्तान में बोला जाए तो 4 ही राज्य, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और ये आपका खैबर पख्तूनख्वा। और आपको पता होगा कि ये जो करीब पाकिस्तान का आधा या 40% भाग तो बलूचिस्तान कवर करता है, और यहाँ पर कई बार वहाँ आंदोलन होते रहते हैं, जैसे अभी वहाँ के मानवाधिकार की साइट को भी उन्होंने बंद कर दिया था। तो भारत ये सोचता है, भारत कई बार धमकी भी देता है कि 1971 में हमने आपको जैसे बांग्लादेश अलग किया है, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे लड़ाई करने के चक्कर में आपका ये बलूचिस्तान जो है पूरा अलग हो जाए। और अगर ये अलग होता है तो आप देखिए एक देश बन सकता है ये, और ये पाकिस्तान फिर 3 स्टेट में इतना ही सिमट के रह जाएगा, क्योंकि POK तो हम किसी दिन ले ही लेंगे। तो अभी हमने इस पर एक विरोध जताया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द नेम ऑफ द न्यूली लॉन्च्ड फेसबुक मैसेंजर फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उन्होंने कौन सा एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया है जिसको मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। तो आपको पता होगा जूम की आजकल दुनिया में धाक है, और जूम जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो ये आपका आंसर नहीं है, उसका नाम है रूम, ठीक है। और रूम जो है फेसबुक के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जारी किया गया नया प्लेटफॉर्म है। एक जो लिब्रा जो है, ये बैंक हटा दीजिएगा, ये बैंक नहीं है, लिब्रा जो है, लिब्रा क्या है, करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी फेसबुक लॉन्च करने जा रहा है उसका नाम है लिब्रा। तो ये मैंने साथ में इसलिए डाली है कि आपको याद रहे, डिजिटल करेंसी के रूप में है। और अभी हाल ही में आपको पता होगा एक न्यूज़ थी कि एक सिंगापुर की कंपनी है, 210 बिलियन का उसने इस लिब्रा करेंसी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। सिंगापुर की वो कंपनी का नाम है टेमासेक। अब टीमसेक भी बोल सकते हैं, टीमासेक भी बोल सकते हैं आप इसको, TEMASEK की। तो ये जो है सिंगापुर की एक कंपनी है जिसने 210 बिलियन का इस डिजिटल करेंसी प्रोजेक्ट में किया है। तो लिब्रा ध्यान रखिएगा, डिजिटल करेंसी है जो फेसबुक लॉन्च करने जा रहा है, और ये जो रूम जो है एक प्लेटफॉर्म है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का है। इसके बाद में अगर देखिए हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन यूरोप हैज़ अनाउंस्ड इटसेल्फ एज कोरोना फ्री। कौन सा देश ऐसा है यूरोप का जिसने अपने आप को कोरोना फ्री देश घोषित कर दिया। आपको पता होगा यूरोप में ही करीब करीब विश्व के 1/3 केसेस वहाँ पर हैं। तो स्लोवेनिया जो है कंट्री है जिसने अपने आप को कोरोना फ्री देश घोषित कर दिया है, और स्लोवेनिया ने बोला है कि हमारे यहाँ पर इतने मामले नहीं आ रहे, अभी बहुत कम हो गए हैं। और वहाँ पर पहले मामले थे, करीब 1400-1500 मामले थे, 100-125 डेथ भी हुई है वहाँ पर। उसके बाद में मामले कम हो गए, उन्होंने रोक दिया, और विदेशों से आने वाले लोगों को भी रोक दिया, तो उन्होंने खुद को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है। तो स्लोवेनिया जो है वहाँ का है। वैसे ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की नहीं है, लेकिन थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, तो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। स्लोवेनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल का नाम है जुब्लियाना। तो ये जुब्लियाना की स्पेलिंग तो सही है, इसको L से शुरू करते हैं, लेकिन ये जुब्लियाना नाम इसको बोला जाता है। और यहाँ की करेंसी जो है यूरो है स्लोवेनिया की। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं।
निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधान परिषद से अपनी सदस्यता के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था और निर्विरोध चुने भी गए हैं? तो देखिए, विधान परिषद जो राज्य में होता है वो दो हाउस होते हैं। एक में होता है विधानसभा। तो ये विधानसभा जो होती है, यहाँ पर एमएलए बैठते हैं, आपको पता है, जिनको आप विधायक बोलते हैं। और कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, और विधान परिषद को आप बोलते हैं एलसी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसमें एमएलसी बैठते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भारत के 5 राज्यों में है। अगर आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं, एसएससी के या रेलवे के स्टूडेंट या पटवारी के स्टूडेंट है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 5 स्टेट में कहाँ कहाँ पर ये जो है एलसीज हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को या तो विधानसभा का एमएलए हो या फिर विधान परिषद का वो सदस्य हो। तो प्रॉब्लम क्या है, उद्धव ठाकरे विधायक का चुनाव नहीं लड़े हैं, तो उनको इसका सदस्य होना जरूरी था। या तो वो कहीं से विधानसभा का चुनाव लड़ते, लेकिन अभी चुनाव नहीं हो सकते थे, तो विधायक तो नहीं बन सकते थे, एमएलए नहीं बन सकते थे, विधानसभा के सदस्य नहीं बन सकते थे, तो यहाँ से वो बन सकते थे। अब यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, या तो वहाँ पर जो राज्यपाल है वो नॉमिनेट करता है, या तो उनके थ्रू बने, या फिर उनका चुनाव हो जो एमएलए करते हैं। एमएलए कुछ सदस्यों का चुनाव इसके लिए करते हैं, तो उनका चुनाव इसी के लिए भी हुआ है। और वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी मॉडर्न टाइम में विधान परिषद का सदस्य होते हुए मुख्यमंत्री बने हैं। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ है कि राजगोपालाचारी, जो आपने नाम सुना होगा, सी राजगोपालाचारी, 1952 में वो तमिलनाडु के थे और मुख्यमंत्री बने थे, विधान परिषद के थे। मोरारजी देसाई हमारे देश के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो भी एक बार विधान परिषद के सदस्य होते हुए मुख्यमंत्री बने मुंबई से। एक बीपी मंडल हैं, 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं बीपी मंडल, और वो बीपी मंडल भी जो है वो भी विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन उसके बाद से कोई भी विधान परिषद का सदस्य होकर मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अब उनकी कुर्सी बच जाएगी, क्योंकि अगर विधायक का चुनाव नहीं लड़े होते तो 6 महीने ही आप मैक्सिमम जो है मुख्यमंत्री रह सकते हैं। 6 महीने के अंदर आपको कोई ना कोई सीट लेनी होती है, और उनका ये 6 महीने का टाइम जो है वो 27 या 25 मई को खत्म होने जा रहा था। तो अभी उनकी कुर्सी बच गई है। तो यहाँ पर सीएम तो मैंने आपको बता ही दिया कि सीएम कौन है। सीएम है वहाँ पर उद्धव ठाकरे। और अगर राज्यपाल की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी जो है वहाँ के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करें वहाँ पर विधानसभा की, तो 288 सीटें हैं, और 78 सीट इसकी हैं जो विधान परिषद की मैंने बताया। ये विधानसभा की 288 सीटें हैं और विधान परिषद की 78 हैं। तो इसका मैक्सिमम 1/3 सीटें इसकी हो सकती हैं। तो 78 है, 1/3 से कम ही है, मैक्सिमम हो सकती है 78। तो ये सारी चीज़ें जो है मुंबई के बारे में है या महाराष्ट्र के बारे में है। और अगर आप एक नेशनल पार्क की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर एक बड़ा नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं टडोबा अंधारी। ये वहाँ का नेशनल पार्क है। कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से नेशनल पार्क है वहाँ पर। एक संजय गांधी नेशनल पार्क भी वहाँ पर है, संजय गांधी नेशनल पार्क भी वहाँ पर है। तो ये कई सारी जानकारी महाराष्ट्र के बारे में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नेपाल ने भारत के द्वारा मानसरोवर जाने के लिए एक रोड बनाकर उसे लिपुलेख दर्रे से जोड़ दिया है। मैंने आपको बताया भी था लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ये मैंने आपको बताया भी था। इस पर कंट्रोवर्सी भी चल रही है। चाइना भी भड़का रहा है नेपाल को कि आप भारत के खिलाफ जो है ये साजिशें करें। तो ये आपका मैप है, और ये नेपाल है, आपको दिख रहा होगा, ये चाइना है, आपको दिख रहा होगा, और ये भारत का एक्चुअल मैप है। और मैंने बताया अभी कि ये पोर्शन जो है पीओके कहलाता है, ये हमारे पास नहीं है। ये पोर्शन आज़ाद कश्मीर कहलाता है, और ये पोर्शन अक्साई चीन कहलाता है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कैलाश है और यहाँ पर मानसरोवर झील है। यहाँ जाने के लिए हमने एक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले दारालाचा से, ये पिथौरागढ़ और लिपुलेख दर्रे का मतलब, अगर ऐसे माउंटेन बने हुए हैं तो उसमें छोटा सा पास जो बन जाता है जहाँ पर माउंटेन नहीं, वहाँ से होके आप निकल सकते हैं, उसी को दर्रा या ला बोलते हैं। तो यहाँ से होके हमने क्या किया है, यहाँ से लिपुलेख दर्रा, ये लिपुलेख दर्रा, यहाँ से सीधा रास्ता मानसरोवर के लिए किया है। चाइना इसकी परमिशन देता है, हमेशा वीज़ा देता है मानसरोवर जाने के लिए। इसका विरोध कर रहा है। तो ये जो है उत्तराखंड में है। एक यहाँ पर नाथुला का नाम आता है, या नाकुला या नाथुला जो है, जहाँ पर अभी सैनिकों की भिड़ंत हुई थी भारतीय और चाइनीज़ की, वो सिक्किम में है। तो नाकुला नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख दर्रा जो है वो यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के सीएम मैंने आपको कल भी पूछे थे, तो मुझे बताया है, मैंने शायद बता दिया था, या कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे वहाँ के सीएम कौन है उत्तराखंड के। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की वर्चुअल मीटिंग में भाग लिया। इसका मुख्यालय कहाँ है? एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। एससीओ का पूरा नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें 8 मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर आपको पूछा है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में है। इसके 8 मेंबर कौन कौन से हैं देखिए, मैं आपको बहुत इजी बता देता हूँ। रशिया और चाइना तो हैं ही, दोनों पड़ोसी हैं,
और इसके अलावा जो मध्य एशिया के देश हैं, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत सारे देश हैं, उसमें से केवल तुर्कमेनिस्तान नहीं है, बाकी सारे हैं, ध्यान रखिएगा। तुर्कमेनिस्तान नहीं है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे देश हैं। और 2017 में पाकिस्तान और भारत को भी इसका सदस्य बनाया गया है। तो ये 8 सदस्य हैं एससीओ में, और इसकी वर्चुअल मीटिंग हुई है बीजिंग में। अगर आप थोड़ा और देखें तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग जुलाई 2020 में प्रस्तावित है, और ये सेंट पीटर्सबर्ग में प्रस्तावित है, सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर होगा? रशिया में। चलिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप और हेडक्वार्टर तो मैंने बता दिया आपको, अगर आप एक फैक्ट और जानना चाहें तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसमें 5 ही मेंबर थे, फिर धीरे धीरे इसमें बढ़ते गए और 8 मेंबर हो गए हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, ये 2 पेंटिंग के प्रकार मैंने यहाँ पर फोटो में दिखाए हैं। इनको एक सोहराई खोवर है, इसको जीआई टैग दिया है, और इसके अलावा एक तेलिया रूमाल भी है, तेलिया रूमाल। तो ये दोनों पिक्चर उसी के हैं। तेलिया रूमाल जो है वो ये वाला है, ये तेलिया रूमाल है जो तेलंगाना का है, और सोहराई खोवर जो पेंटिंग है ये वाली है, सोहराई खोवर। तो ये जो है इन दोनों को जीआई टैग दिया है। तो सोहराई खोवर का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है, तो झारखंड से संबंधित है सोहराई खोवर। ये सोहराई खोवर आपको दिख रहा होगा, ये झारखंड से संबंधित है। और अगर हम बात करें तेलिया रूमाल की, तो वो तेलंगाना से संबंधित है। और ये एक तरीके का प्रिंटिंग का टाइप है, इस तरीके से इसकी प्रिंटिंग की जाती है। और ये पशु पक्षी वगैरह आपको दिख रहे हैं। तो ये इन दोनों को जीआई टैग मिला है हाल ही में। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि थोड़े दिन पहले कुछ और को जीआई टैग दिया था, वो फोटो भी मैंने आपको बताए थे, आपको रिमेंबर होगा। ये जो है ब्लैक राइस है, और ये ब्लैक राइस है मणिपुर का। ये टेराकोटा मूर्तियां बनाने का है, मिट्टी से पकी हुई मूर्तियां, ये गोरखपुर यूपी का है। और ये जो है कदलाई मिताई है, ये गुड़ और मूंगफली के दानों से बनाई जाती है, और इसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु का इसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जीआई टैग इसलिए दिया जाता है कि किसी स्थान विशेष की जो वस्तुएं हैं उनको पहचान मिले, और उस नाम से जो है उन वस्तुओं की ब्रांडिंग हो पाए। और एक और क्वेश्चन हमारा, भारत को जुलाई 2020 में 4 राफेल फाइटर की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे भारत की रक्षा ताकत में से वृद्धि होगी। किस देश से खरीदने का समझौता भारत ने इससे किया था? तो फ्रांस से है। और आपको पता होगा राफेल जो है भारत की रक्षा में बहुत ही बेहतरीन जो है साबित होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी यहाँ पर इतने हैं, पाकिस्तान और चाइना, और हमें उनसे निपटने के लिए फाइटर जेट की ज़रूरत है। और ये राफेल उसमें एकदम परफेक्ट फिट बैठता है, क्योंकि ये डबल इंजन का है, और इसकी गति जो है 1.3 मैक से भी ज़्यादा है, यानी ध्वनि की गति से भी तेज़ चल सकता है, हाई एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है, 11,000-13,000 मीटर पे उड़ सकता है। तो ये कई सारी चीज़ें जो है हमारे हिमालय रीजन में पाकिस्तान और चाइना से निपटने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की एक कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, तो डसॉल्ट एविएशन से हम इसको खरीद रहे हैं। तो आपको पता होगा इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो दोस्तों, ये 11 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और मैं 15 क्वेश्चन ले रहा था, मुझे लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेशन करीब आधे घंटे का हो रहा था। तो कई सारे मेरे पास सजेशन आए थे कि आप जो है इसको थोड़ा छोटा कर दें, तो हम जो है इसको आसानी से देख पाएंगे, कर पाएंगे। तो मैं आपके लिए सारी जानकारी लेकर आऊँगा, और जो जानकारी कुछ रह भी जाएगी तो उसको वीकली में हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए सेशन का इतना ही है, इसको ख़त्म करते हैं, और नया सेशन जो है हम कल मिलेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।